स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में अलंकार चैप्टर को पढ़ाएंगे। उसका भेद अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। इसके आगे हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा दिए हैं, आप मेरा चैनल में ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए आज हम बताएंगे ये अर्थालंकार क्या होता है। कवि अपने काव्य में यानी कविता में जब अर्थों में सौंदर्य और चमत्कार लाने के लिए जिस अलंकार का प्रयोग करते हैं वही होता है अर्थालंकार। जिन अलंकारों में अर्थों के सौंदर्य यानी सुंदरता और चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें ही अर्थालंकार कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर कोमल बच्ची को फूल के साथ तुलना किया गया है। यहाँ अर्थालंकार है यानी अर्थों में सौंदर्यता लाया गया है। यही होता है अर्थालंकार, यानी अर्थों में सौंदर्यता और चमत्कार बढ़ाने के लिए कवि जिस अलंकार का प्रयोग करते हैं उसे ही अर्थालंकार कहा जाता है। अब बच्चों, आपको हम बताएंगे कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में आपको हम पढ़ाएंगे। अब बच्चों देखिए, अर्थालंकार के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? उपमा। दूसरा है रूपक और तीसरा है उत्प्रेक्षा। चौथा है मानवीकरण। पांचवा है अतिशयोक्ति और छठवां है अनोक्ति। ये 6 भेद अर्थालंकार के होते हैं। अब चलिए एक एक करके आपको हम पूरा इजी तरीका से एकदम समझा देंगे। अब बच्चों आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये उपमा अलंकार क्या होता है। काव्य में जब 2 भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होती है। यानी उपमा मतलब होता है तुलना करना। जब 2 भिन्न व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ जब किसी का तुलना किया जाता है, यानी उपमा मतलब आप इतना जान लीजिए कि तुलना करना, किसी वस्तु के साथ किसी को, कोई भी व्यक्ति को तुलना करना जब होगा तभी वो हो जाएगा, वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण में देखिए, कमल से सुंदर चरण, यानी सुंदर जो चरण है, चरण का मतलब पैर, तो ये सुंदर चरण जो है वो किसके साथ तुलना कर दिया? कमल फूल के साथ। जब भी कोई वस्तु को किसी के साथ तुलना करेगा, जहाँ पर भी आपको कोई भी उदाहरण में तुलना करना दिखाई देगा, आप वहाँ लिखिएगा उपमा अलंकार। अब बच्चों, उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। क्या क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अब आइए आपको हम बताएंगे ये उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक क्या होता है। आपको एकदम इजी तरीका से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम उदाहरण देकर इस चारों जो अंग है उपमा के, उसको हम आपको समझाते हैं। अब सबसे पहले बच्चों देखिए, ये उपमेय क्या होता है। यह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है, यानी व्यक्ति और वस्तु को जब दूसरे कोई व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना करता है तब वहाँ होता है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब ही होता है तुलना करना। तो जिस वस्तु का वर्णन किया जाएगा तुलना करते समय उसको कहेंगे हम उपमेय। और उपमान क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की तुलना किया जाता है, यानी जिस वस्तु का वर्णन करेंगे वहाँ हो जाएगा उपमेय। जिस वस्तु का हम वर्णन करेंगे और जिसके साथ हम तुलना करेंगे, जिसके साथ तुलना करना मतलब कंपेयर करना, जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे वो हो जाएगा उपमान। और साधारण धर्म क्या होगा? उपमेय और उपमान के बीच में पाए जाने वाले समान रूप और गुण को ही क्या है? साधारण धर्म कहते हैं।
और वाचक क्या है? जो शब्द उपमेय और उपमान में तुलना प्रकट करता है। तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा वाचक। अब चलिए एक ही एग्जाम्पल में आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे ये चारों चीज़ को। उदाहरण देखिए, दूध सा सफ़ेद चौक। तो यहाँ पर ये जो चौक है, ये जो वस्तु है चौक, ये क्या हो गया? उपमेय। उपमेय, क्योंकि जिस वस्तु की तुलना किया जाएगा वो हो जाएगा उपमेय। और ये चौक को कैसा बोला गया है? किसके साथ इसका कंपेयर हो रहा है? दूध के साथ। चौक को कैसा बोला गया? दूध सा। यानी यहाँ दूध, ये दूध क्या हो जाएगा? उपमान। उपमान, क्योंकि चौक जो वस्तु है वो हो गया, वस्तु हो गया उपमेय। चौक का तुलना कर रहा है, और किसके साथ तुलना कर रहा है? दूध के साथ। तो जिसके साथ कंपेयर करेगा वो हो जाएगा उपमान। और यहाँ पर सफ़ेद, सफ़ेद क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। ये हो गया साधारण धर्म। साधारण धर्म। और ये जो सा है, सा, ये हो गया मेरा वाचक। हो गया ये वाचक। ये हो गया वाचक, जो शब्द उपमेय और उपमान में तुलना को प्रकट करता है। सा से सी, ये सब क्या हो गया? वाचक शब्द। अब नेक्स्ट बच्चों आइए आपको हम रूपक अलंकार, सेकंड जो है रूपक अलंकार, उसके बारे में बता रहे हैं। काव्य में जब उपमेय और उपमान, इसलिए मैंने पहले आपको उपमेय और उपमान के बारे में बता दिए हैं। उपमेय फिर से एक बार सुन लीजिए। उपमेय क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति का वर्णन किया जाता है। और उपमान मतलब जिसके साथ तुलना किया जाता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना किया जाता है। इस दोनों को एक रूप मान लिया जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहीं पर रूपक अलंकार होता है। आइए आपको उदाहरण में और इजी तरीका से आपको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण को देखिए। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। यहाँ पर अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी पनघट और तारा रूपी घट और उषा रूपी नगरी, ये तीनों स्थलों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब उपमेय और उपमान दोनों का ही एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ रूप गुण आदि की तुलना के कारण उपमेय और उपमान की कल्पना किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनमें ध्यान दीजिए, इनमें मानो, जौ, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों सबसे आसान तरीका आपको बता रहे, जो भी उदाहरण में ये सब आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आप इस लाइन को गौर कीजिए, इस लाइन को आप गौर कर लीजिए। जहाँ पर भी जिस भी वाक्य में, जिस भी उदाहरण में आपको ये सब वाचक शब्द मिलेगा, मानो, जौ, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु, वहाँ पर आपको लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्ज़ाम में उदाहरण दे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता कि ये कौन सा अलंकार है बताइए, तो आपको इसमें केवल ये जो लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को आपको ध्यान देना है कि जिस भी उदाहरण में ये सब रहेगा वाचक शब्द, वहाँ हो जाएगा, आपको लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे आप उदाहरण में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हिमकणों से पूर्ण मानो ही गए पंकज नए। तो यहाँ पर देखिए मानो, यहाँ जो मानो है, यहाँ पर भी मानो है, यानी ये मानो देख के आप समझ जाइएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के।
यहाँ पर देखिए जौ, यहाँ पर ये जो जौ है ये वाचक शब्द यहाँ आया है। ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए 4th नंबर में मानवीकरण, जहाँ जड़ प्रकृति यानी जड़ यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें प्राण नहीं है, उसके साथ जब कोई भी मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो मेघ जो है ये क्या है, एक जड़ प्रकृति है जो नॉन लिविंग है, उसको बोला जा रहा है मानवीकरण के साथ। किस तरह देखिए तुलना किया है कि वो बड़े बंठन के संवर के आए हैं, यानी पाहुन यानी जो दामाद है उसको तुलना किया गया है मेघ के साथ। जो मेघ आए एक कविता है, उसको तुलना किया गया है किसके साथ, एक दामाद के साथ, कि वो बड़े बंठन के आ रहे हैं, उसके साथ उसको तुलना कर दिया गया है। यानी जड़ पदार्थ को एक मनुष्य के साथ तुलना कर दिया गया है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन अथवा प्रशंसा बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु का जब प्रशंसा बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। यानी भवन को, यहाँ पर भवन का ऊंचाई को गगन के समान किया जा रहा है। यानी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर यहाँ बोला जा रहा है। जब कोई भी बात में वस्तु या व्यक्ति का प्रशंसा, उसका बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाएगा, वहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब बच्चों लास्ट देखिए 6th नंबर में अनोक्ति अलंकार। ये अनोक्ति अलंकार क्या होता है, काव्य में जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है, वहाँ अनोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इन्हीं काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। यहाँ कली और भंवरे के माध्यम से नवविवाहित राजा जयसिंह को भोग विलास त्याग करके कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी गई है। यानी जहाँ पर कोई भी काव्य में उपमान का वर्णन के माध्यम से उपमेय का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाएगा, वहाँ पर अनोक्ति अलंकार होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे। तो आज के लिए इतना तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।